प्लाज्मोलाइसिस सबसे दो टाइप देखे थे, एंडोऑस्मोटिक एंड एक्सोऑस्मोटिक। ठीक है, तो जो प्लाज्मोलाइसिस होता है ना, ये कभी भी याद रखना अच्छे से, जब कभी भी ध्यान सुनना अच्छे से क्या होता है। प्लाज्मोलाइसिस हमेशा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है। हमने देखा था कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमेशा प्लाज्मोलाइसिस होता है। जब कभी भी अपना कोई भी सेल, ध्यान देना अच्छे से, कोई भी अपना सेल, जो प्लांट के सेल्स होते हैं, कोई भी अपना रूट सेल जो होता है, वो सेल हमेशा जब कभी भी हाइपरटोनिक की सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आके और एक्सोऑस्मोसिस परफॉर्म करे। एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस मैंने दो टाइप आपको बताए थे। तो जब कभी भी कोई भी अपना सेल एक्सोऑस्मोसिस परफॉर्म करे विद द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, देन दिस प्रोसेस इज नथिंग बट प्लाज्मोलाइसिस। समझ में आई बात की नहीं? फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान दो। कोई भी जब अपना सेल एक्सोऑस्मोसिस परफॉर्म करे विद द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, देन दिस प्रोसेस विल बी नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। और जो सेल ऐसा करेगा उसे हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। इसके पहले का वीडियो अगर आपने देखा है, उसमें मैंने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बताया है। अब गाइस यहाँ पे सुन लो, इसमें जब कभी भी प्लाज्मोलाइसिस किसी का होगा तो एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है इसका मतलब। और एक्सोऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर निकल के जाते हैं। एक्सोऑस्मोसिस मींस माइग्रेशन ऑफ द वाटर। तो एक्सो कभी भी मतलब एक्सो मींस बाहर, तो बाहर सेल से बाहर पानी जाता हो, वाटर जाता हो। तो इसका मतलब यह है कि अपना सेल श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक मींस सिकुड़ना होता है, सिकुड़ जाएगा। समझ गया? और जब श्रिंक हो जाएगा तो सेल क्या बन जाएगा? फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड मींस जैसे कैसा किशमिश यानी रेजिन्स जो होते हैं वो कैसे सिकुड़े हुए रहते हैं, तो वैसा ही अपना यहाँ पे अपना सेल बन जाएगा। तो जब कभी भी गाइस देखो फ्लैक्सीड बन गया, मैं कब कहूंगा कि मेरा सेल टर्जिड बन गया? टर्जिड कब कहूंगा? जब उसके अंदर ज्यादा वाटर भरा होगा। बट यहाँ पे तो परफॉर्म हो रहा है एक्सोऑस्मोसिस ना। तो जब प्लाज्मोलाइसिस में एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, तो गाइस जब एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है तो यहाँ पे जो भी टर्जिडिटी थी वो गायब हो जाएगी, बिकॉज सारा पानी तो बाहर निकल जाएगा। तो वो सेल क्या बन जाएगा? फ्लैक्सीड। और जब टर्जिडिटी जीरो हो गई तो उसका जो टर्गर प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि प्लाज्मोलाइज्ड जो सेल होते हैं उनका टर्गर प्रेशर हमेशा जीरो होता है। एमसीक्यू में पूछ सकता है। और वो सेल हमेशा फ्लैक्सीड रहता है। फ्लैक्सीड में सिकुड़ा हुआ या श्रिंकेड। समझा नहीं? अच्छे से ये बात ध्यान रखो। ओके, चलो। देन गाइस व्हाट अबाउट डीप्लाज्मोलाइसिस? डीप्लाज्मोलाइसिस एग्जैक्टली उल्टा होता है प्लाज्मोलाइसिस का। इसमें जैसे देखो, इसमें एक्सोऑस्मोसिस हो रहा था ऑफ द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है? इसमें आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना होता है। होता तो सेम प्रोसेस है, बट यहाँ पे आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इस्तेमाल करना होता है। और यहाँ पे इंडोऑस्मोसिस होता है। इंडोऑस्मोसिस समझा अच्छे से? तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इंडोऑस्मोसिस यहाँ पे होता है। और हाइपोटोनिक, हाइपो मींस बिलो या कम, टॉनिक मींस कंसंट्रेशन। एक ऐसा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसका एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन कम होता है, लेस होता है, वीक कंसंट्रेशन होता है, तो उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और जब किसी भी सेल का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एंडोऑस्मोसिस होता है तो हम कहते हैं कि वो डीप्लाज्मोलाइसिस कर रहा है। और ऐसे सेल को डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल कहेंगे। जैसे यहाँ पे हमने प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहा था, यहाँ पे हम डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल कहेंगे। ओके गाइस, चलो। तो अब गाइस हम लोग ना आज देखने वाले प्रॉपर प्रोसेस की पाथ ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट। हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कितने टाइप के वाटर अवेलेबल होते हैं। फिर हमने देखा कि कितने कितने तरीकों से अपना वाटर ट्रांसफर हो सकता है इन द रूट। नाउ अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से जाएगा। ठीक है, हमने प्रोसेसेस देखा था कि कौन कौन से प्रोसेस को इस्तेमाल कर सकता है। मतलब देखो, हमने पहले देखा कि भाई अवेलेबल कितना वाटर है। ओके, फिर हमने देखा कि अपने पास कितने गेट अवेलेबल है जाने के, यानी कि मतलब प्रोसेस यार, जैसे इम्बिबेशन हो गया, फिर हमने देखा कि डिफ्यूजन हो गया, फिर ऑस्मोसिस, ऐसे 3 गेट। ये वाटर मॉलिक्यूल कितने अवेलेबल है वो देखा। फिर हमने देखा कितने गेट अवेलेबल है। अब हमको आज देखना है कि ये वाटर कैसे अंदर जाएगा। समझ में आई बात की नहीं आई? यही आज हमको यहाँ पे देखना है। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर देखना है और इसमें जो भी नेमिंग है, लेबलिंग है, इसे याद कर लेनी है। प्लीज ये रिक्वेस्ट है, अगर नहीं आएगा तो कुछ नहीं समझने वाला, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कुछ भी नहीं समझेगा तो मुझे मत बोलना। ठीक है, तो ये पूरा पहले स्ट्रक्चर आपको याद करना है। ध्यान से सुनना क्या है। ये पूरा सेल है। सेल मतलब ये जो पूरा सेल्स है, यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स होते हैं ये। ठीक है, यहाँ से रूट निकला हुआ, ये पूरा रूट है। ये पूरा रूट है, रूट का हेयर है, रूट हेयर, ये पूरा का पूरा रूट हेयर है। ओके, और ये आगे क्या है? फिर ये आपको पता है ना, एपिब्लेमा सेल। यहाँ पे इस तरीके से ये एपिब्लेमा सेल होता है, ये एपिब्लेमा सेल है। ओके, ये बात ध्यान रखना, ये सारे रूट हेयर्स है।
ओके चलो, जो ये अंदर गाइस यहाँ पे जो ये वाले सेल्स हैं, ये बड़े बड़े जो सेल्स हैं, इन्हें हम कॉर्टेक्स सेल कहते हैं। ये क्या कहते हैं इसे? कॉर्टेक्स सेल या कॉर्टिकल सेल भी कहते हैं। तो याद रखना अच्छे से, मतलब पहले अपना रूट, ये देखो ये रूट का ये कौन सा सेल हो गया, इसे हम एपिडर्मल सेल कहते हैं। बाहर वाला सेल एपिडर्मल सेल, याद रखना, बार बार नाम को रिपीट कर रहा हूं जिससे कि आपको याद हो जाए। ये है अपनी एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल से ही हमेशा रूट हेयर्स निकलती है। रूट हेयर क्या करते हैं, बाहर जो पानी का मॉलिक्यूल्स होता है वाटर का, इन्हें एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ से वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स को ये एब्जॉर्ब करते हैं। ये एब्जॉर्ब करके ध्यान देना क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। दो चीज पहले और सीख लो। देखो हमने प्लांट में देखा था वेस्कुलर बंडल होता है। वेस्कुलर वाले प्लांट में दो चीजें होती है। पहला हो गया जाइलम, हमने देखा था। जाइलम नहीं देखा तो अभी भी देख लो, मैं बता रहा हूं, ये याद रखना अच्छे से। जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम हमेशा कोई भी लिक्विड मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करता है, जैसे वाटर वगैरह, और ये फूड मटेरियल को, लाइक एटीपी वगैरह, ठीक है। जाइलम, तो जाइलम हेल्प करेगा लीव्स तक पहुंचाने के लिए पानी को। पानी को पहुंचाने के लिए रूट हेयर से जाइलम हेल्प करता है लीव्स तक ले जाने के लिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अब जाइलम मतलब अपना मेन मोटो क्या है कि अपना वाटर जाइलम तक पहुंच जाए कैसा भी करके, बस जाइलम तक पहुंच गया तो फिर जाइलम क्या करता है, रूट प्रेशर क्रिएट करता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी जिसे कह सकते हो। रूट प्रेशर अप्लाई करता है और वो ऊपर लेके चला जाता है। तो जाइलम तक पहुंचाना है अपने वाटर को, तो ध्यान देना अच्छे से। ये है गाइस अपना यहाँ पे एपिडर्मल सेल, ओके, ये एपिडर्मल सेल है। एपिडर्मल सेल से यहाँ पे बनता है रूट हेयर। रूट हेयर पानी एब्जॉर्ब करता है। तीन प्रोसेस है, इम्बिवेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। ये हमने तीन प्रोसेसेस के थ्रू ये रूट हेयर अपना वाटर जो है एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद गाइस ये वाटर को ट्रांसफर करता है टू द कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल सेल्स में, इंटरनल कॉर्टिकल सेल्स में। ये पूरे कॉर्टिकल सेल्स हैं। अब आप कहोगे, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मान लो पानी रूट हेयर से यहाँ पे आया, इस कॉर्टिकल ये मतलब एपिडर्मल सेल में भरा, उसके बाद ये कॉर्टिकल सेल में कैसे आएगा, समझा? तो कॉर्टिकल सेल्स में तो वही हमने देखा था ना कि देखो मान लो अगर एक सेल है, फिर इसके बाद ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ठीक है। तो जब इस सेल ने पानी एब्जॉर्ब किया तो ये क्या बन जाता था, हमने देखा था कि टर्जिड बन जाएगा, और जिसकी वजह से इसके वॉल में प्रेशर अप्लाई होगा, तो उस प्रेशर की वजह से यहाँ पे इंडोऑस्मोसिस होगा। अंदर क्या करेगा, यहाँ पे पानी ये दूसरे सेल में ट्रांसफर करेगा, फिर ये भी क्या बन जाएगा, टर्गर, टर्जिडिटी आ जाएगी, फिर ये भी दूसरे में ट्रांसफर करेगा, फिर इसके आगे ऐसे ट्रांसफर करेंगे। ऐसा करते करते एक वाटर का कंटिन्यूएशन क्रिएट होता है। जैसा कि देखा रहेगा आपने, हम लोग जब अपने घर में कभी भी छोटे से पाइप के थ्रू ड्रम वगैरह से पानी को खींचते हैं ना, तो कैसा पानी का कंटिन्यूएशन बन जाता है, और हायर कॉन्सेंट्रेशन से पानी नीचे लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे सेल में पानी ही नहीं है, और मान लो इस सेल में पानी है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले में पानी जाएगा ना, तो इस तरीके से कंटिन्यूएशन बन जाता है, और इसकी वजह से पानी का एक प्रेशर, दबाव बनता है, जिसे हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। और इसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ पे होता है, ये रूट के सेल्स में, जिसे हम रूट सेल, रूट प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी के हेल्प से ध्यान देना, मान लो ये कोई सेल है, तो यहाँ पे पानी आया, अब ये इसका यहाँ पे क्या होगा, टर्जिडिटी बन जाएगी, टर्गर सेल बन जाएगा। ये टर्जिडिटी की वजह से दूसरे में पानी ट्रांसफर करेगा, ऐसे ही ये दूसरे में ट्रांसफर करेगा, ऐसे ही ये इसमें ट्रांसफर करेगा, और ऐसा करते करते ये पेरिसाइकिल में आ जाएगा। पेरिसाइकिल कहाँ है, यहाँ पे। पेरिसाइकिल एग्जैक्टली क्या होता है, ये बॉर्डर होता है। किसका बॉर्डर होता है, ये कॉर्टेक्स का, और ये जाइलम है, जो जाइलम है, देखो ये बड़ा वाला जाइलम है, ठीक है। ये जाइलम का, ये देखो, और ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, देखो मैं यहाँ पे कलर से मार्क करता हूँ, ये ग्रीन वाला फ्लोएम है जो कि फूड ट्रांसफर करता है, और ये जो येलो वाला है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, ये, अरे यहाँ तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीजें देके रखी है, ये वाला जो यहाँ पे बड़ा बड़ा सेल है, ये फ्लोएम है, जाइलम है। जाइलम क्या करता है, वाटर को ट्रांसफर करता है, क्या ट्रांसफर करता है, लिक्विड। तो यहाँ तक हमें पहुंचाना होता है पानी को, ओके। चलो, तो गाइस यहाँ पे पेरिसाइकिल है। पेरिसाइकिल जस्ट ये पूरा यहाँ पे जो देके रखा है, ये पूरा पेरिसाइकिल है। ये जस्ट एक लिमिट होती है, बॉर्डर होता है, और इसके पेरिसाइकिल के जस्ट सामने एक कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, जिसे आप बॉर्डर कह सकते हो, फाइनल बॉर्डर, ठीक है। ये एक बॉर्डर है, किसका बॉर्डर है ये जो यहाँ पे मैं कैस्पेरियन स्ट्रिप में लाइन खींच रहा हूँ, ये क्या है, ये कॉर्टेक्स को और जाइलम को, यानी पेरिसाइकिल को और या फिर जाइलम को, इनको क्या करता है, डिवाइड करता है, समझा? ये पेरिसाइकिल याद रखना। तो अपना पानी इस तरीके से टर्जिडिटी बना बना के, रूट प्रेशर क्रिएट कर करके, और यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप को क्रॉस करके, और ये जो ब्लैक कलर में दिखा है ना, ये पूरा पानी है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रांसफर होके और ये जाइलम तक आता है, और एक बार जाइलम तक आ गया तो रूट प्रेशर की वजह से फटाफट पानी पहुंच जाता है लीव्स तक, बिकॉज जो जाइलम्स होते हैं ये अंदर से कैसे होते हैं, होल होते हैं, ठीक है, इनमें, लेकिन यहाँ पे सारा क्लोज रहता है, ऊपर नीचे हर जगह जाइलम में क्लोज रहता है, और अंदर ही अंदर इनमें पाइप होती है, अंदर ही अंदर क्या होती है, इनमें पाइप होती है, जिसकी वजह से ये पानी ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं ड्यू टू रूट प्रेशर, ओके। तो याद रखना। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, कभी भी जो रूट हेयर्स होते हैं ना, वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को थ्रू दी प्रोसेस कॉल्ड इम्बिवेशन, या फिर डिफ्यूजन, या फिर ऑस्मोसिस, सीक्वेंशियली, इम्बिवेशन से, फिर डिफ्यूजन से, फिर ऑस्मोसिस करके।
इस तरीके से सारा का सारा पानी को ये एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये तीनों प्रोसेस को सीक्वेंशियली परफॉर्म करते हैं, ये ध्यान रखना अच्छे से। और जैसे ही पानी सेल को एब्जॉर्ब करेगा वो टर्जिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो टर्जिड। और जब वो टर्जिड बन जाएगा यानी कि उसके अंदर पानी भर जाएगा, फुल भर जाएगा। जैसे कैसे बलून में पानी भर जाएगा तो वो पूरा फुल बन जाता है फुग्गे जैसा। ठीक है, तो उसके अंदर जब वो टर्जिड बनेगा तो उसके अंदर टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा। टर्गर प्रेशर क्या होता है पता है ना? टर्जिडिटी की वजह से जो भी प्रेशर अप्लाई होता है उसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो ये इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है कि जो डीपीडी रहेगा अपना वो डिक्रीज होगा। डीपीडी क्या होता है? डेफिसिट वाला, वो थर्स्ट, प्यास वाला पानी, समझे ना? मतलब देखो, जो सेल की प्यास होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डीपीडी मतलब ये समझो कि जो सेल की प्यास है, सेल का पानी एब्जॉर्ब करने की जो प्यास है वो कम हो जाएगी यहाँ पे। क्यों? बिकॉज टर्गर प्रेशर ज्यादा है ना, यानी कि उसने पानी पी लिया है। अगर मैं पानी पी लूंगा तो मुझे प्यास लगेगी क्या? नहीं लगेगी। ठीक है, तो टर्गर प्रेशर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या है कि टर्जिडिटी ज्यादा है, यानी ज्यादा पानी भरा हुआ है सेल के अंदर। ठीक है, जब ज्यादा पानी भरा हुआ है तो फिर उसकी प्यास बुझ गई ना, यानी कि उसका जो डीपीडी प्रेशर रहेगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इसी टाइम पे जब टर्जिडिटी इंक्रीज होगी, तो मैंने आपको बताया था ना कि टर्जिडिटी इंक्रीज होगी तो कैसे आगे ट्रांसफर करेगा सेल, तो वही चीज यहाँ पे ध्यान रखो। तो यहां से जब पानी एब्जॉर्ब कर लिया, टर्जिडिटी इसकी इंक्रीज हो गई, तो जो इनर कॉर्टिकल सेल रहेंगे, अंदर के जो कॉर्टिकल सेल है उनके अंदर का देखो, मान लो अगर यहाँ पे ध्यान देना, इमेजिन करना यार, मान लो यहाँ के सेल का इस पहले लाइन के सेल में टर्जिडिटी बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या है कि अंदर वाले सेल तो फ्लैक्सिड है ना, अभी भी फ्लैक्सिड मींस उनके अंदर पानी नहीं है और उनका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बहुत ज्यादा है। तो ये क्या करेंगे? टर्जिडिटी की वजह से पानी आगे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे जिसके पास टर्जिडिटी उसका ज्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा और पानी अगले वाले सेल में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर वो भी बन जाएगा टर्जिड, समझा? वो भी टर्जिड बन जाएगा और उसके बाद वो आगे वाले में ट्रांसफर करेगा। ऐसा करते 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 हम कैस्पेरिन स्ट्रिप तक आएंगे और उसके बाद हम पेरिसाइकिल को क्रॉस करके और जाइलम में अपना पानी को पहुंचा देंगे। समझा अच्छे से? यही चीज यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो कॉर्टिकल सेल जो होते हैं वो बार बार वाटर को सक कर लेते हैं फ्रॉम द टर्जिड सेल। जो सेल टर्जिड रहता है उससे वाटर को सक करते हैं और वो खुद भी टर्जिड बन जाती है। फिर ऐसे ही प्रोसेस आगे चलते रहता है, फिर वो आगे वाले को ट्रांसफर करेंगे, ऐसा बार बार चलते रहता है। ठीक है, और ऐसा कब तक होते रहेगा? जब तक पूरा पानी आराम से प्लांट को मिलता रहेगा। यानी देखो, पहले यहां से था, यहां से इसने वाटर ने पानी एब्जॉर्ब किया, मतलब रूट के थ्रू पानी ट्रांसफर होकर यहाँ पे आया। अब इसने क्या किया? इसने पानी एब्जॉर्ब किया, आगे वाले में ट्रांसफर किया, तो ये वापस से फ्लैक्सिड बन जाएगा ना, तो फिर ये एब्जॉर्ब करेगा बाहर से, सॉइल से कंबाइंड फॉर्म में जो भी वाटर एब्जॉर्ब करेगा। फिर ऐसा प्रोसेस बार बार चलते रहता है, मतलब बाहर से धड़ाधड़ पानी आते जा रहा है और अंदर धड़ाधड़ ट्रांसफर होते जा रहा है और जाइलम तक धड़ाधड़ पहुंच जाएगा। ओके, तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। और इसी कंटिन्यूएशन की वजह से पानी का एक प्रेशर क्रिएट होता है इन वॉल में, जाइलम्स के अंदर, जिसे हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और इसी हाइड्रो मींस होता है पानी, वाटर, स्टैटिक मींस फिक्स प्रेशर जो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है रूट्स में और जिसे हम रूट प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ पानी भाई अपने जाइलम तक फ्लो होता है फ्रॉम द रूट हेयर। तो इस तरीके को याद रखना, मतलब क्या है, पहले रूट हेयर अपना पानी एब्जॉर्ब करेगा, फिर दूसरा सेल पानी से भर जाएगा, इसके बगल वाला जो दूसरा सेल है वो पानी एब्जॉर्ब करेगा, फिर ये खाली बन जाएगा, ये वापस से एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा ही आगे ट्रांसफर करते रहेगा। फिर जैसे यहाँ पे जाइलम है, जाइलम तक पानी पहुंचाने का काम है। जाइलम तक जैसे ही पानी आएगा तो जाइलम में पाइप लगी होती है। जाइलम फिलहाल पाइप के फॉर्म में होता है, आपने देखा भी होगा। अगर आपने देखा होगा कि मान लो वुडन एक होता है ना, देखो वुड जिसके अंदर होल होता है, लकड़ी आती है ना, देखो यार उसको क्या तो बोलते हैं, बैम्बू देखा होगा ना, उसके अंदर बाहर से कैसे कवरिंग देती है पर अंदर क्या होता है? होल रहता है। कैम्बियम भी हम उसे कहते हैं, कैम्बियम आपने नाम सुना होगा शायद। ठीक है, तो उसके जैसा यहाँ पे जाइलम भी होता है, अंदर से होल रहता है, वेस्कुलर बंडल, ये वेस्कुलर फिलर बंडल ये, तो अंदर क्या होता है? एकदम ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जाइलम का। अंदर पानी आया ना, वैसी पतली सी ट्यूब होती है, ये ऊपर तक पानी लेके चली जाती है टू दी लीव। ओके, तो ये बात ध्यान रखना, इस तरीके से कुछ पानी का ट्रांसफर होता है। नाउ अब रूट प्रेशर की हेल्प से होता क्या है, ध्यान देना अच्छे से। ड्यू टू रूट प्रेशर ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जो वाटर है ना वो हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करता है फ्रॉम द पेरिसाइकिल टू द जाइलम। अब देखो यहाँ पे अच्छे से आपको समझ लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ लेना है। पेरिसाइकिल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आपको पेरिसाइकिल दिख रहा होगा। ओके, देखो तो ये पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल से जाइलम तक, पेरिसाइकिल से जाइलम तक यहाँ पे पानी ट्रांसफर होता है विद द रूट प्रेशर के हेल्प से। मतलब मैं तो कहूंगा कि यहाँ से ही पूरा का पूरा रूट प्रेशर अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है।
कॉर्टेक्स सेल से ही, कॉर्टेक्स सेल से, क्योंकि देखो रूट हेयर्स में तो इंबिबेशन, डिफ्यूजन और अपना ऑस्मोसिस होता है। उसके बाद कॉर्टेक्स सेल में पानी आता है ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर, और उसके बाद जैसे ही पेरिसाइकिल तक पानी पहुंचता है और फिर जाइलम में उसके बाद रूट प्रेशर की हेल्प से ही पहुंच जाता है। मतलब पेरिसाइकिल में पानी पहुंचने के बाद ही यहाँ पे रूट प्रेशर और ज्यादा अप्लाई होता है और जाइलम तक अपना पानी पहुंचता है। ठीक है, तो यही होता है रूट प्रेशर की हेल्प से। फिलहाल रूट प्रेशर क्या है, वही है अपना प्यारा सा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, तो ध्यान रखना अच्छे से। अब गाइस यहाँ पे दो टाइप के पाथवे हैं, मतलब देखो दो तरीके हैं, या तो एक रूट के थ्रू और या तो फिर डायरेक्टली देखो पानी घुस गया यहाँ पे डायरेक्टली बाहर किसी सेल के थ्रू ऐसा घुस गया, या किसी सॉइल के थ्रू, मिट्टी के थ्रू पानी यहाँ से पहुंच जाता है। कभी कभी हेयर एब्जॉर्ब करें, कभी कभी सीधा पहुंच जाएगा। ओके, तो चलो देखते हैं, दो तरीके हैं अपने पास। पहला है एपोप्लास्ट, दूसरा है सिम्प्लास्ट। ठीक है, तो एपोप्लास्ट क्या होता है, जिसमें ना कभी भी ध्यान देखना, कभी भी वाटर जो रहेगा वो रूट पहले उसे एब्जॉर्ब करेगा और फिर इंटरमॉलिक्यूलर या फिर इंटर सेलुलर यानी कॉर्टेक्स सेल के थ्रू पानी ही ट्रांसफर होता है। मतलब जो अभी हमने सीखा, यहाँ से रूट हेयर एब्जॉर्ब करेगा, फिर ऐसे से पानी ट्रांसफर करेगा टिल जाइलम तक, ऐसा पानी ट्रांसफर करेगा। ये हो गया एपोप्लास्टिक वे या पाथवे। व्हाट अबाउट सिम्प्लास्ट? सिम्प्लास्ट में कभी भी गाइस याद रखना, सिम्प्लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे समझ लेना। ठीक है, सिम्प्लास्ट में कभी भी वन लिविंग सेल से सीधा वन लिविंग सेल से दूसरे लिविंग सेल में पानी क्या होता है, ट्रांसफर होता है। मतलब देखो यहाँ पे कोई सॉइल रहेगी, यहाँ से सीधा पानी सेल में जाएगा, कॉर्टेक्स सेल में, हेयर के पास के कुछ मतलब ही नहीं है, सीधा यहाँ पे जाएगा और यहाँ से पानी फिर सेल बाय सेल वन लिविंग सेल से दूसरे लिविंग सेल, दूसरे से तीसरे में, ऐसे ट्रांसफर होते होते जाइलम तक पानी पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सिम्प्लास्ट वाला। ठीक है, सिम्प्लास्ट वाले ध्यान रखना, इसमें एक वैक्यूल के थ्रू या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन के थ्रू, समझ रहे ना, मतलब रूट हेयर की हेल्प नहीं लेगा। जो वाटर की मेम्ब्रेन होती है उनका इस्तेमाल करके या तो फिर वैक्यूलर जो वैक्यूल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके पानी सेल बाय सेल ट्रांसफर होता है। एंड इन द केस ऑफ एपोप्लास्ट यहाँ पे रूट एब्जॉर्ब करते हैं पानी को और उसके बाद वो कॉर्टिकल सेल्स की हेल्प से जाइलम तक पानी पहुंचाते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। चलो, तो आपको ये समझ गया रहेगा। नाउ अभी हम गाइस यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम में ये आ सकता है एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट, एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स को पूछ सकता है, ऑलवेज याद रखना अच्छे से। नाउ गाइस अब मैकेनिज्म की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी तक तो हमने प्रोसेस देख लिया किस तरीके से पानी जाता है। नाउ बट अब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, किस तरीके से मतलब मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करता है अपना वाटर। ठीक है, ये अभी हमको देखना है। तो मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन दो टाइप के होते हैं, आपके बुक में मतलब अजीब ही दिया है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको चार्ट प्रॉपर दे दिया जिससे कि आपको जल्दी याद हो जाए। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन, दो टाइप के एब्जॉर्प्शन होते हैं, जिसमें से एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंदर ऑस्मोटिक एंड नॉन ऑस्मोटिक दो टाइप आते हैं। इनके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे, बट पहले यहाँ पे पैसिव एब्जॉर्प्शन के बारे में जानते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली भाई पैसिव टाइप का एब्जॉर्प्शन क्या है? तो पैसिव टाइप का एब्जॉर्प्शन एक ऐसा एब्जॉर्प्शन है जिसमें कि दुनिया में 98% से ज्यादा प्लांट इसी एब्जॉर्प्शन को पानी को एब्जॉर्ब करने का जो ये तरीका है पैसिव वाला, इसी को फॉलो करते हैं। आखिर इस वाले मतलब एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म में होता क्या है, इस वाले प्रोसेस में आखिर होता क्या है ऐसा? तो इसमें कभी भी याद रखना, हम लोग हमेशा देखो, मान लो अगर देखो पानी, आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपने कभी अगर ये चीज की घर में वगैरह, तो मान लो आपके पास छोटा सा पाइप है, बड़ा सा मान लो चलो 1-2 मीटर का पाइप है, और आपने ड्रम से पानी निकालते हो ना, तो कैसा आप अपने मुंह का इस्तेमाल करके और उसे अपने तरफ पानी को क्या करते हो, प्रेशराइज्ड करते हो, खींचते हो, और फिर थोड़े टाइम बाद पानी आपके बाल्टी या है कोई टोप है उसमें आने लगता है, समझा? तो जब पानी इस तरीके से आने लगता है तो वो क्या है, आपने कोई उसमें प्रेशर लगा, कोई आपने एनर्जी लगाई, कोई आपने मशीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने यूज की, कोई इंजन आपने यूज किया, जस्ट कुछ नहीं, ऊपर का हायर कॉन्सेंट्रेशन था, नीचे का लोअर कॉन्सेंट्रेशन था, वहां से पानी नीचे ट्रांसफर हुआ, जस्ट यही होता है। तो यही चीज पैसिव एब्जॉर्प्शन भी फॉलो करता है। यहाँ पे पैसिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो भी पानी होता है ना उस तरीके से एब्जॉर्ब करता है, मतलब विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सम प्लांट्स एब्जॉर्बिंग द वाटर फ्रॉम द रूट्स और फ्रॉम द सॉइल और वाटर इन द फॉर्म ऑफ कंबाइंड फॉर्म, तो ऐसा पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब ये कंसंट्रेशन की हेल्प लेके एब्जॉर्ब करते हैं तो भाई इनके अंदर जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में होती है, तो वो एटीपी एक भी इस्तेमाल ही नहीं होती, मतलब एटीपी का कोई यहाँ पे यूज ही नहीं बचता, समझ गया ना? मतलब एनर्जी का इस्तेमाल को ऐसे प्लांट्स नहीं करते। जब कोई भी वाटर के एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में किसी भी तरीके की एनर्जी स्पेंड ना की जा रही हो और वाटर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की हेल्प से एब्जॉर्ब हो रहा हो, तो ऐसे वाले एब्जॉर्प्शन को हम पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। मतलब यार अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं होनी चाहिए और फिर भी पानी एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, तो इस तरीके के एब्जॉर्प्शन को हम पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, और दुनिया के 98% से ज्यादा प्लांट इस तरीके को फॉलो करते हैं।
और दूसरी बात ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है ये, ठीक है, मैंने लिख के रखा है कि पैसिव एब्जॉर्प्शन कभी भी ट्रांसपिरेशन को फॉलो करता है। अब आप बोलोगे ट्रांसपिरेशन क्या है, तो गाइस आगे हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, लीव्स के स्टोमेटा में होता है, मैं बताऊंगा इसके बारे में, डोंट वरी। बस इतना जान लो कि जो ट्रांसपिरेशन होता है ये डे के टाइम में होता है, नाइट में नहीं होता है, ठीक है, डे में होता है, नाइट में ट्रांसपिरेशन बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अपना पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है भाई ये डिपेंडेंट होता है ट्रांसपिरेशन के ऊपर, यानी कि पैसिव एब्जॉर्प्शन भी ओनली डे टाइम में ही होता है, ओके। और ये कोई भी तरीके की एटीपी मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज नहीं करता फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बिकॉज ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जहां हाई रहेगा और इसके जो रूट होती है उसके सेल्स का कॉन्सेंट्रेशन लेस रहेगा, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह से पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और टर्जिड बन जाएगा। तो टर्जिडिटी बनानी इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन, ओके, तो ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट गाइस एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, कभी भी ये देखो, अभी इसके पहले हमने क्या देखा था कि पैसिव में क्या होता है, पैसिव में कभी भी कंसंट्रेशन की वजह से पानी ट्रांसफर होता है, बट इन द केस ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन यहाँ पे रूट जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, यानी रूट क्या करेंगे, वो अपने मूवमेंट, उनकी एक्टिविटी की वजह से पानी एब्जॉर्ब होता है। तो जब भाई मैं ही बोल रहा हूं तो मेरी कितनी एनर्जी जा रही है तो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे रूट है ये एक्टिविटी करेगा तो इसकी एनर्जी नहीं जाएगी, इसकी एनर्जी जाएगी, तो ये क्या करेगा, एटीपी मॉलिक्यूल इसका इस्तेमाल होगा। और जब ये, तो ऐसा वाला एब्जॉर्प्शन जिसमें पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ रहा हो, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज टेकिंग प्लेस, ओके। तो जब कभी भी आप एनर्जी का इस्तेमाल करते हो फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो इस टाइप के एब्जॉर्प्शन को हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और ये नॉर्मली कोई भी एब्जॉर्प्शन नॉर्मली ट्रांसपिरेशन के ऊपर तो डिपेंड ही होता है। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन नॉर्मली नाइट में होता है, बिकॉज ट्रांसपिरेशन नाइट में बंद हो जाता है, और जब गाइस ट्रांसपिरेशन नाइट में बंद हो जाएगा तो फिर रूट्स को एक्टिवनेस दिखानी पड़ती है और उन्हें काम करना पड़ता है। फिलहाल दोनों टाइप के एब्जॉर्प्शन रूट के लिए या किसी भी प्लांट के लिए बहुत अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं है। अब देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप नॉर्मली अभी फ्री हो तो आप सांस तो लोगे ही, ठीक है, डे के टाइम में आपको फुकट का मिल रहा है कंसंट्रेशन की वजह से तो आप लोगे ही, बट नाइट टाइम में या फिर अभी आपको कोरोना है या फिर किसी भी को भी भाई कोरोना है तो ठीक है, आप मास्क पहनते हो तो भी आप सांस लेते हो ना, बट कैसा ना कैसा करके तो आप मूवमेंट करते हो, ज्यादा फटाफट सांस लेते हो, बिकॉज मास्क लगाने की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम भी होती है, तो आप लेते तो हो ना। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी है। तो नाइट में उसे कैसे वाटर मिलेगा, ऐसे में तो वो सूख जाएगा, तो इसीलिए वो नाइट में जब ट्रांसपिरेशन बंद हो जाता है तो रूट अपनी एक्टिवनेस दिखाता है और उसकी हेल्प से पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो इस टाइप के एब्जॉर्प्शन को हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं, जिसमें कि एटीपी मॉलिक्यूल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और कौन से एटीपी मॉलिक्यूल, तो हमको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से, रेस्पिरेशन की वजह से एटीपी बनाते हैं अपना प्लांट, ये तो मालूम है ना, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, ठीक है। तो रेस्पिरेशन की वजह से जो भी एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होती है उसी को यहाँ पे एक्सपेंड करके और जो भी अपने रूट्स हैं वो अपने आप में एक्टिवनेस दिखाते हैं और उसकी वजह से रूट से जो भी प्रेशर है, रूट प्रेशर का इस्तेमाल करके पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसफर करवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर करवाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कभी भी याद रखो यार, ट्रांसपिरेशन जो होता है वो नाइट में बंद हो जाता है, और क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्टोमेटा जो लीफ में प्रेजेंट रहता है वो भी बंद हो जाता है। इसके लिए ये क्या होता है, सारी चीजें, स्टोमेटा क्या है, लीफ में ट्रांसपिरेशन क्या, सब बताऊंगा। बस इतना याद रखो कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन नाइट के टाइम पे होता है, बिकॉज ट्रांसपिरेशन नाइट में बंद रहता है, और पैसिव एब्जॉर्प्शन नाइट के टाइम पे, ध्यान देना अच्छे से, नाइट के टाइम पे वो बंद रहता है और डे के टाइम पे ओपन रहता है पैसिव एब्जॉर्प्शन, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। और इसी तरीके से यहाँ पे अपना पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है जिसमें कोई भी टाइप की एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता है। चलो, अब हमने देखा था कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन में